गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो लेक्चर है वो वेक्टर है हमारा। तो उसी वेक्टर के अंदर में हमने पोजीशन वेक्टर वगैरह पढ़ लिया था। तो अब एक क्वेश्चंस और है जो मैं क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ। वो क्वेश्चन इस तरह से है कि क्वेश्चन ये है कि अ बर्ड फ्लाई। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आंसर आता है। with a speed of 2 meter per second, with a speed of 2 meter per second along OA where OA is where OA is the origin where OA is the origin is the origin is the origin and A is 3, 2. Find velocity of the particle. Find velocity of the particle. आपको फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की जगह क्या हो जाएगा बेटा? बर्ड हो जाएगा कि आपको बर्ड का फाइंड करना। अब आइए कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो जहाँ तक है सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो सॉल्यूशन इस तरह से अपन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक ग्राफ ड्रॉ करोगे। मैंने इसके लास्ट वाले लेक्चर जो थे उसके साथ मैंने इसको कनेक्ट किया है। तो ये जो एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस ये 2D है। ये जो आपको OA की बात हो रही है, इन्होंने बताया ये है 2 मीटर पर सेकेंड। ये कितना है? 3,2 ये है। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड है। R1 ये R1 वेक्टर को यदि मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? आपको पता ही है, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये सॉल्व करके दिखाया है कि R1 वेक्टर जो हो जाएगा वो होगा 3i कैप प्लस का 2j कैप। अब यदि वेलोसिटी क्या होता है ये बात देखो। वेलोसिटी यदि हमको लिखना पड़ेगा तो स्पीड तो होता ही है और स्पीड के साथ एक डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन हम लोग कैप से दिखाते हैं, आर कैप से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर कैप लिखने का तरीका क्या है? स्पीड आपको गिवन है किसी भी पार्टिकल का 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड इनटू आर कैप। किस तरह से लिखेंगे आपको पता ही है, आर वेक्टर इक्वल टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो 3i कैप प्लस 2j कैप अपॉन कितना हो गया? √30। ये आपका क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। तो जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको ये नोटिस करना है हमेशा कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि क्वेश्चंस जो है वो धीरे धीरे अपना जो है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट है आपका कि पोजीशन वेक्टर इन 3D। नेक्स्ट क्या है बेटा कि पोजीशन वेक्टर इन 3D। पोजीशन वेक्टर इन 3D ये क्या है आपका? पोजीशन वेक्टर इन 3D। तो जो पोजीशन वेक्टर इन 3D है, पोजीशन वेक्टर इन 3D, तो
पोजीशन वेक्टर इन 3D। तो पोजीशन वेक्टर इन 3D की जब बात कर रहे थे तो अपन क्या देख रहे थे कि क्वेश्चन जो था वो एक पर्टिकुलर सीन पे था। तो अब 3D का मतलब क्या हो गया कि इसके तीनों हम लोग को क्या लेना पड़ेगा बेटा, तीनों कोऑर्डिनेट्स लेना पड़ेगा। एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये x हो गया, यह y हो गया, और तीसरा कोऑर्डिनेट ये क्या हो गया, z हो गया। तो ये बात देखो, ये x, y और z हो गया। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट को यदि हमें निकालने की कोशिश करेंगे तो यदि मैं r1 वेक्टर लिखने की बात करूं, इस वाले ओरिजिन से यदि मैं r1 वेक्टर लिखता हूं तो r1 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो कि r1 वेक्टर जो है वो उसका नाम मैंने रखा है p रखा है। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 y1 और z1, x1 y1 और z1, ये हो गया x1 y1 और z1 हो गया। अब यदि मैं r2 वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो r2 वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से है कि r2 वेक्टर हमारे पास कुछ इस तरह से। तो जो R2 वेक्टर कुछ इस तरह से है तो इसके बारे में भी यही बात होने वाली है कि ये R2 वेक्टर जो है, तो ये जो R2 वेक्टर को आप लिखने की कोशिश कर रहे तो ये R2 वेक्टर भी क्या हो जाएगा, वो गिवन है, इसका नाम P है तो इसका नाम मैंने क्या रखा, Q। और Q क्या है बेटा, x2 y2 और z2। x2 y2 और z2 इसको मैंने इस तरह से मैच करा दिया। तो जब ये x2 y2 और z2 इस तरह से मैच कर, इसका डायरेक्शन भी इधर हो गया, ये r1 वेक्टर, तो ये वाला कितना हो गया, r2 वेक्टर। अब इसी r1 वेक्टर और r2 वेक्टर को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, यदि मैं r1 लिखने की कोशिश करूं और इसको क्या अपन लिख सकते हैं, डेल r लिख सकते हैं, ये आपको पता है। तो r वेक्टर इक्वल टू मैं क्या लिख दूं कि x i कैप प्लस y j कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप, ये x1 x2 ये r मान लो कि नेट। इस तरह से यदि मैं r1 की बात करूंगा तो इस तरह से लिख सकता हूँ। r2 की बात करूंगा, r2 की यदि मैं बात करूं तो r2 वेक्टर भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो कि r2 वेक्टर इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं कि x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस कितना हो गया z2 का k कैप। इस तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, r2 वेक्टर को लिख सकते हैं। अब यदि डेल r लिखना होगा, यदि आपको डेल r लिखना होगा तो डेल r को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा देखो कि डेल r को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है अपन, कि क्या मैं डेल r इक्वल टू ये लिख सकता हूँ कि r फाइनल माइनस r इनिशियल r2 माइनस r1, यस और नो। अब देखो r1 माइनस r2 मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ कि यदि सबको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई कैप वाले को एक साथ लिखो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस k2 माइनस z2 माइनस z1, ये हो गया आपका k कैप हो गया। अब यदि मैं इसी को फिर से लिखने की कोशिश करूं कि ये तो हमारे पास हो गया x1 y1 और z1, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि डेल आर को यदि मैं रिप्रेजेंट करूँ तो डेल आर कुछ इस तरह का डेल आर हो गया। अब इसका यदि मैं लिखने का तरीका क्या हो सकता है, यदि यूनिट वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आपका इस तरह का साइन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर ले लो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इस तरह से अपन कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस जो अपन जब भी सॉल्व करेंगे उनके जो तरीके होंगे वो कुछ अलग हो जाएंगे। मीन्स जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता था, यूनिट वेक्टर मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते थे, जो वेक्टर होता था आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर गिवन है उसी का मैग्नीट्यूड, यही आपका यूनिट वेक्टर है। यदि मुझे डेल आर वेक्टर का लिखना होगा
यदि मुझे डेल आर वेक्टर का लिखना होगा तो डेल आर वेक्टर का लिखना होगा तो डेल आर के यूनिट वेक्टर तो क्या हो जाएगा, डेल आर का मैग्नीट्यूड अपॉन कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आर। इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। ये ऐसे रफ मैंने बताया, इसको आपको नोटबुक में नोट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी कि नेक्स्ट चलते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। तो जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस की सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चंस लिखते हैं और साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि पहला कि आप लोग लिखते चलेंगे अ बटरफ्लाई फ्लाई फ्रॉम ए बटरफ्लाई फ्लाई फ्रॉम 3,5,4 मेरे साथ लिखते चलेंगे 5,4 टू 6,7,8 ठीक है 6,7,8 with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड find velocity vector of बटरफ्लाई को मैं शॉर्ट फॉर्म में BF लिख दिया बटरफ्लाई। तो आपको फाइंड वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई। अब एक बात देखो कि जब भी इसके सॉल्यूशंस करोगे तो सॉल्यूशंस में क्या है कि सॉल्यूशंस भी ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस यदि आपने कॉन्सेप्ट को देखा हो। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस तरह से क्वेश्चंस को मैंने आगे की तरफ लिया, ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन। अब देखो ये तीनों एक्सिस में उड़ रहा है, एक्स वाई और जेड मीन्स 3D प्लेन में जी रहा है, उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है। R1 वेक्टर ये हो गया आपका 3, 5 और ये क्या हो गया 4, ये 3, 5 और 4 हो गया। अब नेक्स्ट जो था वो कुछ ये था 6, 7 और 8, 6,7,8 और ये कुछ इस तरह से। तो जब ये इस तरह से इसका डायरेक्शन हो गया तो अब देखो ये R1 इसका नाम क्या R2 एकदम थ्योरी के हिसाब से चला गया, ये R1 और ये क्या हो गया बेटा R2 हो गया। तो यही तो चेंज होता है जिसको कि अपन क्या लिखते हैं डेल आर लिखते हैं। और एक बात देखो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या हो सकता है। यदि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर क्या निकाल सकते हैं कि यदि मुझे डेल आर निकालना है तो डेल आर निकालने के लिए क्या होता है कि R2 माइनस R1 यदि बेटा मैंने R2 माइनस R1 लिया है, R2 आपका कितना है कि 3, 5 और 4। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि R1 इक्वल टू कितना है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। R2 भी कितना लिख सकते हो आप कि 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। इस तरह से अब R2 माइनस R1 निकालना है तो जब आप R2 माइनस R1 करोगे, R2 माइनस R1 जैसे ही आपने करा, आपने क्या देखा कि R2 माइनस R1 जो था वो आ गया आपका 3i प्लस कितना गया 2j 5 2j और 2j प्लस कितना हो गया 4k कैप, 4k कैप हो गया। यही क्या है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं डेल आर देते हैं। तो डेल आर इक्वल टू डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि डेल आर इक्वल टू हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये बात समझ में सबको आ गया होगा। अब आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है या तो डेल आर निकालना है। तो डेल आर लिखने का यूनिट वेक्टर लिखने का क्या तरीका है, यूनिट वेक्टर लिखने का सिंपल सा तरीका यही होता है कि डेल आर जो आपने लिखा उसका मैग्नीट्यूड अपॉन डेल आर वेक्टर अपॉन क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आर। अब एक बात देखिए कि जब ये डेल आर हो गया है तो डेल आर कितना है, ये बात देखिए कि डेल आर की जब मैं बात करूंगा तो ये डेल आर आपको आया कितना बेटा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना 4k कैप।
अपॉन ये डेल आर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड इसका लिखना है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसी को यदि सॉल्व करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 9 9 9 4 13 और 16, ये 29 हो जाएगा। तो मीन्स ये डेल आर यूनिट वेक्टर ऑफ डेल आर ये क्या हो गया 3i कैप प्लस कितना 2j कैप प्लस कितना 4k कैप अपॉन ये कितना हो जाएगा √29। ये जो √29 होगा, यह जो √29 होगा, इस √29 तो यूनिट वेक्टर लिखिए, आप वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 3i प्लस कितना 2j प्लस कितना 4k अपॉन कितना हो गया √29। ये जो √29 हुआ यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसके साथ ये मैग्नीट्यूड हो गया और यूनिट वेक्टर आपको क्या देता है डायरेक्शन देता है, आपको यहाँ से डायरेक्शन भी मिल गया। एकदम जो भी मैं क्वेश्चंस कराया वो सारे क्वेश्चंस अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इसको आप लोग सब नोटिस करोगे बेटा कि आपको जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ समझिए कि वो आपके लिए यहाँ से लेके लास्ट तक के लिए आपके वो बहुत ही काम का चीज़ है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है वेक्टर का अब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो फिर से आज मैं इसमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ही कंप्लीट करूंगा, इसके बाद मैं आज नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि डॉट के साथ कुछ नए बच्चे होंगे जो क्रॉस भी डॉट के साथ सीखना चाहेंगे। तो ओनली फॉर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की चर्चा करूंगा इसके अंदर, जो ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिक्स के अंदर। तो इनसाइड ऑफ फिजिक्स तो सबसे पहले हमने हेडिंग लगाया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में देखते हैं कि क्या क्या बातें सामने आती। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हेडिंग लगा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है ये तो चलिए अच्छी बात है कि अब हम लोग देखेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो हम लोगों ने वेक्टर को 2 पार्ट्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर का करने का, उनको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर लिखा हुआ है, इनको हमने 2 पार्ट्स में करके देखा। इसको हम लोग 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहला हो गया आपका कि डॉट प्रोडक्ट। क्या हो गया आपको डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया बेटा डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा जो हो गया, दूसरा सेम है, ये डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है, इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट भी है स्केलर प्रोडक्ट। अब तीसरी बात ये है स्केलर प्रोडक्ट, अब दूसरा नाम जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट और इसका भी एक और नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। ये वेक्टर प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब एक बात देखो, यदि मैं अब सीधे बात करूं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, किसके बारे में बात करूं? इसके कितने टाइप मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के कितने टाइप्स हो गए? 2, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या हो गया बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। क्या मैं इसके बारे में अब ये लिख सकता हूँ आपको कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है, तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है, ये डॉट प्रोडक्ट को क्या मैं इस तरह से इसको डॉट प्रोडक्ट का मतलब यदि वेक्टर हमारे पास ए डॉट बी का मल्टीप्लिकेशन जो होगा ये सी देगा। सी का मतलब क्या हो गया कि ये कोई नंबर देगा। क्या देगा बेटा? यह कोई नंबर देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। और यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूंगी तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा आपका वो कुछ अलग होगा। क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में
कि वो क्या होगा कि दो वेक्टर का सम हो जाएगा। वेक्टर ए मल्टीप्लिकेशन क्रॉस करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वो क्या देगा, एक सी वेक्टर देगा। तो ये आपका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम आपको पता ही है। ये क्रॉस प्रोडक्ट के बाद दूसरा नाम है इसका वेक्टर प्रोडक्ट, और नाम से ही आपको पता चलता है कि ये कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। यदि आप लोग के पास SC वर्मा है तो इसका पेज नंबर 36 आप पढ़ के देख सकते हो। उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंक्लूड है, जो आपको काम में आएंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। अब हेडिंग लगा लेते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में जब मैंने हेडिंग लगाया तो यहाँ से मैंने ये देखा, ये क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, थोड़ा थ्योरी चल रहा है। डॉट प्रोडक्ट गिव्स अ स्केलर आंसर, डॉट प्रोडक्ट गिव्स अ स्केलर आंसर, स्केलर आंसर। ये कौन सा आंसर देता है, स्केलर आंसर। एंड इट डज न्यूमेरिकल एज ए स्केलर प्रोडक्ट। इसको लिखने का तरीका क्या है कि पहला पॉइंट, दूसरा ये हो गया कि इट इज रिप्रेजेंट एज, इट इज रिप्रेजेंट एज, इट इज रिप्रेजेंट एज, इट इज रिप्रेजेंट एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि मैं जो अपन लिखेंगे ये क्या है, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ये बात अभी रखो, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं सब आपको बताऊंगा। ये क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये ए एंड बी जो है, यहाँ पे जो ए है और ये जो बी है, इसको अपन बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड। अब ये जो मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या है कि एंगल बिटवीन, और ये जो थीटा है, थीटा इज रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर